हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 12 के चैप्टर 4 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, अपरोध से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है। युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन वह इसे अपने देश की नीति के रूप में कभी प्रचारित नहीं करना चाहेगी। इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है, और युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, युद्धरत सेना को चाहिए कि वह निम्नलिखित में से किस तरह के शत्रु को न मारे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। संघर्ष विमुख शत्रु, निहत्थे व्यक्ति और आत्मसमर्पण करने वाले। युद्धरत सेना को चाहिए कि वह संघर्ष विमुख शत्रु, निहत्थे व्यक्ति तथा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को न मारे। सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए ज़रूरी हो, और उसे एक सीमा तक ही हिंसा का सहारा लेना चाहिए। बल प्रयोग तभी किया जाए जब बाकी उपाय असफल हो गए हों। अगला प्रश्न है, जैविक हथियार संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1972 में। 1972 में जैविक हथियार संधि पर हस्ताक्षर हुए थे तथा 1992 में रासायनिक हथियार संधि में ऐसे हथियारों को बनाना और रखना प्रतिबंधित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, सन डैश की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1972। सन 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। ऐसे प्रक्षेपास्त्रों से हमले की शुरुआत की जा सकती थी। संधि में दोनों देशों को सीमित संख्या में ऐसी रक्षा प्रणाली तैयार करने की अनुमति थी, लेकिन इस संधि ने दोनों देशों को ऐसी रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पादन से रोक दिया। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि निम्न में से किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1968 में। परमाणु अप्रसार संधि 1968 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 11 सितंबर डैश ईस्वी को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2001 में। सन 2001 के 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार को निम्न में से कितने कोटियों में रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। मानवाधिकार को 3 कोटियों में रखा गया है। पहली कोटि राजनीतिक अधिकारों की है, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी। दूसरी कोटि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है। अधिकारों की तीसरी कोटि में उपनिवेशीकृत जनता और जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? पहला है अप्रवासी जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं। दूसरा है शरणार्थी जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन दोनों ही असत्य है। अप्रवासी जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं और शरणार्थी जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं। अगला प्रश्न है, 1990 के दशक के शुरुआती सालों में हिंसा से बचने के लिए कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित निम्न में से किस तरह के विस्थापित के उदाहरण हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंतरिक रूप से विस्थापित जन। शरणार्थी अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं, जबकि जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही हैं, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। 1990 के दशक के शुरुआती सालों में हिंसा से बचने के लिए कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित आंतरिक रूप से विस्थापित जन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, प्रमुख बीमारी सार्स से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। HIV, एड्स, बर्ड फ्लू और सार्स जैसी महामारियां अप्रवास, व्यवसाय, पर्यटन और सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेजी से विभिन्न देशों में फैली हैं। इन बीमारियों के फैलाव को रोकने में किसी एक देश की सफलता अथवा असफलता का प्रभाव दूसरे देशों में होने वाले संक्रमण पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, 1990 के दशक के उत्तरार्ध के सालों में किस देश में मैड काऊ महामारी के भड़क उठने के कारण अरबों डॉलर का नुकसान उठाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। 1990 के दशक के उत्तरार्ध के सालों में ब्रिटेन ने मैड काऊ महामारी के भड़क उठने के कारण अरबों डॉलर का नुकसान उठाया है और बर्ड फ्लू के कारण कई दक्षिण एशियाई देशों को मूर्ख निर्यात बंद करना पड़ा। ऐसी महामारियां बताती हैं कि देशों के बीच पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है और राष्ट्रीय सीमाएं अब पहले की तुलना में कम सार्थक रह गई हैं। इन महामारियों का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, तुत्सी जनजाति निम्न में से किस देश में निवास करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रवांडा। 1994 में रवांडा की तुत्सी जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराया। 5 लाख तुत्सी लोगों को मार डाला। अगला प्रश्न है, भारत ने सन डैश में पहला परमाणु परीक्षण किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1974 में। भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। अगला प्रश्न है, भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्होंने डैश के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1997। गुट निरपेक्षता के रूप में विश्व शांति का तीसरा विकल्प सामने रखा। भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्होंने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा की पहल कदमियों के समर्थन में भारत ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली के मिशनों में भेजी है। आगे के प्रश्न चैप्टर 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, किस वर्ष के पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल करा दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1992। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल करा दिया। अगला प्रश्न है, वैश्विक मामलों में सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह क्लब ऑफ रोम
ने निम्न में से किस वर्ष में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1972। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। अगला प्रश्न है 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्राजील। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट निम्न में से किस वर्ष छपी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1987 में। इस सम्मेलन से 5 साल पहले 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट में चिताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग ज़्यादा प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई है। अगला प्रश्न है रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए जिनमें डैश के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एजेंडा 21। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए, लेकिन इसके बाद भी आपसी अंतर और कठिनाइयां बनी रहीं। अगला प्रश्न है रियो सम्मेलन में उत्तरी या दक्षिणी गोलार्धों के देशों का एजेंडों में निम्न में से कौन कथन असत्य है? पहला है उत्तरी देशों की मुख्य चिंता आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्तों को सुलझाने के लिए ज़्यादा चिंतित थे। दूसरा है दक्षिणी देश की मुख्य चिंता ओजोन परत की छेद और वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपर्युक्त में से दोनों ही कथन असत्य है। रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश यानी उत्तरी गोलार्ध तथा गरीब और विकासशील देश यानी दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंट के पैरोकार हैं। उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत की छेद और वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी। दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज़्यादा चिंतित थे, यानी उत्तरी गोलार्ध तथा गरीब और विकासशील देश यानी दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंट के पैरोकार थे। उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत की छेद और वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी। दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज़्यादा चिंतित थे। अगला प्रश्न है विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसीलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। उस हिस्से या क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वैश्विक संपदा। विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसीलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह तथा बाहरी अंतरिक्ष शामिल है। अगला प्रश्न है वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण समझौता किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। अंटार्कटिका संधि 1959, मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल 1987, अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते जैसे अंटार्कटिका संधि 1959,
मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल 1987 और अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991 हुए हैं। अगला प्रश्न है, डैश के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत के छेद की खोज एक आँख खोल देने वाली घटना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1980। 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आँख खोल देने वाली घटना है। अगला प्रश्न है, 1997 में डैश अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैसों के बारे में माना जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि में इनकी कोई न कोई भूमिका जरूर है। ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता है और धरती के जीवन के लिए यह बात बड़ी प्रलयंकारी साबित होगी। अगला प्रश्न है, UNFCCC का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला प्रश्न है, साझी संपदा से क्या तात्पर्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो। साझी संपदा का अर्थ होता है ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक व्यक्ति का स्वामित्व हो। इसके पीछे मूल तर्क यह है कि ऐसे संसाधन की प्रकृति, उपयोग के स्तर और रखरखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होंगे और समान उत्तरदायित्व निभाने होंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के वन प्रदेशों में विद्यमान पावन वन प्रांतों का प्रबंधन परंपरा अनुसार डैश करता आ रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रामीण समुदाय। दक्षिण भारत के वन प्रदेशों में विद्यमान पावन वन प्रांतों का प्रबंधन परंपरा अनुसार ग्रामीण समुदाय करता आ रहा है। अगला प्रश्न है, भारत ने डैश में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2002 में। पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामलों में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। औद्योगिकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का हिस्सा माना जाता है। अगला प्रश्न है, 2005 के जून में डैश के देशों की बैठक हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रुप 8। 2005 के जून में ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई। इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र है। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2001 में। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इसमें ऊर्जा के ज़्यादा कारगर इस्तेमाल की पहल कदमी की गई है। ठीक इसी तरह 2003 के बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने डैश को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2016। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया। अगला प्रश्न है, भारत में बांध विरोधी और नदी हितैषी कुछ अग्रणी आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलनों में डैश आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा। भारत में बांध विरोधी और नदी हितैषी कुछ अग्रणी आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलनों में नर्मदा आंदोलन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन का संबंध मुख्य रूप से किस देश से था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन है। इस कंपनी का विरोध खुद इसके स्वदेश यानी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इस विरोध के पीछे परमाणविक शक्ति के मुखालफत की भावनाएं काम कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी का विरोध ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के बुनियादी अधिकारों की पैरोकारी के कारण भी किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? पहला है, पश्चिमी एशिया खासकर खाड़ी क्षेत्र विश्व के कुल तेल उत्पादन का 20% मुहैया कराता है। दूसरा है, सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/3 हिस्सा मौजूद है। तीसरा है, इराक का ज्ञात तेल भंडार सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा कथन सही है। पश्चिम एशिया खासकर खाड़ी क्षेत्र विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया कराता है। इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भंडार का 64% हिस्सा मौजूद है और इस कारण यही इकलौता क्षेत्र है जो तेल की मांग में खास बढ़ोतरी होने पर उसकी पूर्ति कर सकता है। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है। सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इराक का ज्ञात तेल भंडार सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है। इराक के एक बड़े हिस्से में तेल भंडारों की मौजूदगी को लेकर खोजबीन अभी नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देशों के बीच स्वच्छ जल संसाधनों को हथियाने या उनकी सुरक्षा करने के लिए एक हिंसक झड़पें 1950 और 1960 के दशक में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया। देशों के बीच स्वच्छ जल संसाधनों को हथियाने या उनकी सुरक्षा करने के लिए हिंसक झड़पें हुई। इसका एक उदाहरण है 1950 और 1960 के दशक में इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच हुआ संघर्ष। इसमें से प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुक नदी से पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश की थी। फिलहाल तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पर बांध के निर्माण को लेकर एक दूसरे से ठनी हुई है। अगला प्रश्न है, भारत में मूलवासी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से दोनों, अनुसूचित जनजाति और आदिवासी। भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये कुल जनसंख्या का 8% है। अपवाद स्वरूप कुछ एक घुमंतु जनजातियों को छोड़ दे तो भारत की अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1975 में। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकारों से संबद्ध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी यह दर्जा दिया गया है। आगे के प्रश्न चैप्टर 7 वैश्वीकरण से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण का पहलू प्रदर्शित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। जनार्दन सेवाओं के वैश्वीकरण में हिस्सेदारी कर रहा है। रामधारी जन्मदिन के दिन उपहार खरीद रहा है, जिससे वस्तुओं की आवाजाही का पता चलता है। सारिका के जीवन मूल्यों के बीच दुविधा की स्थिति है, जो वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न हुई है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं और यह केवल आर्थिक मामलों से जुड़े नहीं हैं।
वैश्वीकरण हर अर्थ में सकारात्मक ही नहीं होता, लोगों पर इसके दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं। दरअसल ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो मानते हैं कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव कम और नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा है। इन उदाहरणों से यह भी पता चलता है कि वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक मामलों से नहीं जुड़ा और ज़रूरी नहीं कि प्रभाव की दिशा हमेशा धनी मुल्कों से गरीब मुल्कों की ओर गतिशील हो। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रवाह। चूंकि वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अधिकांशतः सटीक अर्थों में नहीं होता, इसीलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसका सही अर्थ क्या है। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह। प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचना, पूंजी का एक से ज़्यादा जगहों पर पहुंचना, वस्तुओं का कई देशों में पहुंचना और उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण निम्न में से किसके बीच के प्रवाह से जुड़ी परिघटना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। केवल वस्तु और लोग का, केवल विचारों का और केवल पूंजी का। अगर वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही से जुड़ी परिघटना है तो शायद यह पूछना संगत न होगा कि इस परिघटना में क्या कुछ नई बात है। अगर इन चार तरह के प्रवाह की ही बात है तो फिर वैश्वीकरण मानव इतिहास के अधिकांश समय जारी रहा है। अगला प्रश्न है, धनी देशों के निवेशकर्ता ज़्यादा मुनाफा के लिए अपना धन कहाँ निवेश कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विकासशील देशों में। धनी देश के निवेशकर्ता अपना धन अपने देश की जगह कहीं और निवेश कर सकते हैं, खासकर विकासशील देशों में जहां उन्हें ज़्यादा मुनाफा होगा। वैश्वीकरण के चलते अब विचारों के सामने राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं रही, उनका प्रवाह अबाध हो उठा है। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार इसका एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के कारण किस बात का भय पैदा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृतियों के खतरे में पड़ने का डर। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों को देखते हुए इस भय को बल मिला है कि यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगी। अगला प्रश्न है, वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की योजना किस वर्ष शुरू की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1991 में। 1991 में वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई। अगला प्रश्न है, WSF का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड सोशल फोरम। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम है। इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक किस वर्ष में ब्राज़ील के पोर्टो अलेग्रे में हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2001 में। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राज़ील के पोर्टो अलेग्रे में हुई। 2004 में इसकी चौथी बैठक मुंबई में हुई। इसकी बैठक ब्राज़ील में मार्च 2018 में हुई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्लास 12th के पार्ट 2 बुक के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।